यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 5th हिंदी कलरों का चैप्टर नंबर 7 है मेरी शिक्षा। मेरी शिक्षा का शब्दार्थ में आप लोग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कॉपी में अपने आप, बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग अर्थ है। ठीक है, शब्द में पहला शब्द लिखेंगे हम लोग बेखौफ। बेखौफ का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बेखौफ का अर्थ यहाँ पे है निडर। क्या है? निडर है। अगला शब्द यहाँ पे स्टार्ट होता है अक्षरारंभ। अक्षरारंभ का यहाँ पे अर्थ होता है लिखने की शुरुआत। अगला शब्द है सबक। सबक का अर्थ है सीख या पाठ। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुभारंभ। ठीक है। दरख्त का अर्थ होता है पेड़। सुपुर्द का अर्थ होता है सौंपना। जिम्मेदारी में देना का अर्थ होता है कबूल या सुपुर्द का अर्थ होता है सौंपना या जिम्मेदारी में देना। और लास्ट आपका है कबूल। कबूल का अर्थ यहाँ पे होता है स्वीकार करना। ठीक है। और लास्ट इसमें शब्द है तर का अर्थ होता है तेजी से। अब हम लोग चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। सारांश में आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा से लिया गया है। इन्हें 5वें या 6ठे वर्ष में मौलवी द्वारा फारसी पढ़ना शुरू कर दिया था। इनके 2 और चचेरे भाई थे। इनमें यमुना प्रसाद लीडर थे जो तमाम खेलों और शैतानी में आगे थे। इनके चाचा बलदेव प्रसाद बहुत मजाकिया थे। वे घुड़सवारी, बंदूक व गुलेल चलाना अपने पिताजी की तरह ही जानते थे। मौलवी साहब विचित्र आदमी थे। वे बलदेव चाचा द्वारा अपना मजाक उड़वाते रहते थे। अपने दावे के अनुसार उन्हें शतरंज खेलना आता था, परंतु खेल में वे जीतते कभी नहीं थे। उन्हें गुलेल चलाना भी आता था, परंतु जब एक बंदर मारने के लिए उन्हें गुलेल चलाई तब अपने हाथ पर ही चोट मार ली। एक दिन शाम को वे टहल रहे थे कि एक सांड आ गया। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें पटक दिया। पेड़ पर गिद्ध मारने को मौलवी साहब ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गिद्ध के बजाय वे स्वयं ही गिर पड़े। इस प्रकार के मजाकिया माहौल में फारसी की पढ़ाई चली। इन मौलवी साहब के जाने पर दूसरे गंभीर मौलवी साहब आए। वे हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। वे एक कोठरी में रहते थे। सवेरे आकर पहला पाठ दोहराकर तब दूसरा पाठ पढ़ाते थे। सूरज निकलने पर नाश्ते के लिए आधे घंटे की छुट्टी मिलती। दोपहर में नाश्ते व खाने के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और तख्तपोश पर सोना पड़ता था। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। दोपहर बाद सबक याद कर सुनाने पर ही खेलने को छुट्टी मिलती थी। संध्या को जल्दी नींद आती। जमुना भाई जल्दी छुट्टी का उपाय करते। वे रेत की पोटली दिए में छिपाकर रख देते। तेल जल्दी सूखने पर दिया बुझ जाता। मौलवी साहब मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म देते। इस प्रकार फारसी का ज्ञान पाकर फिर अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरा जाना पड़ा। घर छोड़ने से मौलवी साहब और अन्य को बहुत दुख हुआ। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। खेल, शब्दों का खेल। यहाँ पे लिखना है आपको छोटे बड़े इधर उधर। यहाँ पे विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। इस प्रकार से शब्दों के जोड़े यानी कि शब्द युग्म पुस्तक से ढूंढकर आपको लिखना होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी अपने अध्यापक की सहायता से स्वयं करें, अपनी पुस्तक में से खोल करके इसको करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का है धीरे धीरे तरह तरह यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्द के जोड़े ढूंढकर लिखे। ये भी अपनी पुस्तक से नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तत्सम रूप से पहले आपको जानना है तत्सम क्या कहते हैं। जो मान लीजिए हमारा क्या होता है कि तत्सम क्या होते हैं फ्रेंड्स? तत्सम वो शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत में जैसे यूज होते हैं उसको हम एज इट इज़ हिंदी में भी यूज़ करते हैं, उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं।
तो जैसे यहाँ पे बरस है, बरस हमारा, इसको हम लिखते हैं वर्ष, जो हमारा संस्कृत में इसको बोला गया है, इस संस्कृत का शब्द है। तो जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होता है उसको अगर हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। दिया का तत्सम क्या होगा, दीप हो जाएगा, धर्म का धर्म हो जाएगा, कर्म का कर्म हो जाएगा। नीचे दिए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, यानी कि आपको उस प्रकार से मिलते जुलते शब्द लिखना है। तो समानार्थी शब्द यहाँ पे हो जाएगा किताब, पुस्तक। किताब का दूसरा जो समानार्थी शब्द होता है उसको हम पुस्तक कहते हैं। परिवार का दूसरा समानार्थी शब्द क्या होता है, कुटुंब होता है। खून का रुधिरम कहते हैं इसको। हफ्ता को हम सप्ताह भी बोलते हैं। घोड़ा का हम घटका बोलते हैं और संध्या को हम शाम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, बेखौफ शब्द में वे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द जुड़कर उसका अर्थ उलट देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय हो जाना। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखो। तो आइए जैसे देखते हैं, बेदाग। बेदाग का यहाँ पे होता है बिना दाग वाला, और यह हम कह सकते हैं दाग रहित। बेकसूर का अर्थ होता है बिना कसूर का, या इसको हम बोल सकते हैं निर्दोष। बेघर का हम बोल सकते हैं बिना घर वाला। बेवजह का हम बोल सकते हैं बिना कारण या अकारण। बेहिसाब को अगर हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, बिना गिनती के। और बेहया का अर्थ होता है यहाँ पे बिना शर्म, या इसको हम बोल सकते हैं बेशर्म, या इसको कह सकते हैं निर्लज्ज। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर दो। यहाँ पे इसमें लिखेंगे बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा कब व कहाँ हुई। उत्तर में लिखेंगे बालक राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा 5वें या 6ठे वर्ष में घर पर ही मौलवी साहब द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था। उत्तर में लिखेंगे उनके साथ कुटुंब के ही 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, पहले मौलवी साहब की शहादत के कारण मजाक का पात्र बनते थे। उत्तर में लिखेंगे पहले मौलवी साहब ना जानते हुए भी सब कुछ जानने व करने का दावा करते थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। वे सही अर्थ में शिक्षक थे। यहाँ पे लिख लीजिएगा सही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सही अर्थ में शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था। उत्तर लिखेंगे पहले मौलवी साहब कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ जानने का दावा करते थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। वे सही अर्थ में शिक्षक थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे। उत्तर में लिखेंगे देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई दिए में रेत की पोटली डालकर तेल समाप्त कर देते थे। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का हुक्म देते थे। प्रश्न नंबर 2 है, उन घटनाओं का वर्णन करो। पहला है, पहली घटना जब मौलवी साहब को बंदूक से चोट लगी। उसमें उत्तर में लिखेंगे बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाना सिखाना चाहा। कोई काम ना जानने के बाद कबूल करना मौलवी साहब की शान के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि मैं अच्छा निशाना लगाना जानता हूँ। पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को मारने के लिए खड़ी बंदूक चलाने की आवश्यकता थी। मौलवी साहब बंदूक चलाना जानते तो थे नहीं, लिहाजा घोड़ा दबाते ही खुद गिर पड़े। अगला प्रश्न है, दूसरी घटना इसमें है। दूसरी घटना की बात करते हैं, जब मौलवी साहब के अंगूठे से खून टपकने लगा। इसमें लिखेंगे बलदेव चाचा ने बाग में बंदर आने की बात कही, जिन्हें गुलेल से भगाया जा सकता था। गुलेल का नाम सुनते ही मौलवी साहब बोल उठे कि मुझे गुलेल चलाना खूब आता है। चाचा ने मौलवी साहब से गुलेल से एक बंदर मारने के लिए कहा। मौलवी साहब ने गुलेल को खूब खींचकर बंदर को गोली मारी और देखना चाहा कि उसे चोट कैसे लगती है। इतने में उसके बाएं अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर को मारने की बजाय वे खुद को ही मार बैठे। अब करने की बारी आपकी है। प्रश्न नंबर 1-3 के उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट होता है, स्वाधीन भारत के राष्ट्रपति कौन थे।
तो स्वाधीन भारत के राष्ट्रपति आपके पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा भी आपका राजेंद्र प्रसाद, तीसरे आपके बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथे नंबर पे बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पाँचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो पाँचवें नंबर पे थे स्वर्गीय बीपी गिरी जो कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और उसके बाद आपका आता है अगले जो हैं स्वर्गीय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि ये भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पाँचवें नंबर पे स्वर्गीय बीपी गिरी बने और छठे नंबर पे स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद। और उसके बाद आपके आठवें नंबर पे स्वर्गीय बीडी जत्ती जो कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। सातवें नंबर पे जो आपके राष्ट्रपति बने वो स्वर्गीय नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद आठवें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। नौवें नंबर पे आपके हैं स्वर्गीय रामास्वामी वेंकटरमन। उसके बाद 10वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं KR नारायण। 12वें नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 13वें नंबर पर श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। 14वें नंबर पे श्री प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 15वें नंबर और 16वें नंबर के जो आपके 15वें नंबर की बात करते हैं तो कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद जी 15वें नंबर पे राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में, रामनाथ कोविंद। इसी साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।